मुसलमानों का गांव है वो। वहाँ अफजाल अंसारी जी जो थे, उनके कुछ लोग थे, उन्होंने मेरे पेरेंट्स की और हमारे पूरे परिवार की हमारे केस को दर्ज करवाने में और हमारी मम्मी को हॉस्पिटल तक की चीज़ों में उन्होंने बहुत हेल्प की थी, जिसकी वजह से आज हम लोग जिंदा हैं। उनको तो भगवान ही कहेगा ना, हमारे लिए तो वो भगवान ही थे। कर दिया गया है, मेरा घर द्वार सब ले लिया गया। मेरे पटीदार ने उस समय 2009 में मारा था, तब से हम लोग 15 साल हो गया गाँव घर गिराए उनसे। उन्होंने मेरे और मेरी मम्मी के चेस्ट पे बंदूक रखा, मेरे पापा कनपट्टी पे बंदूक रखा। सुनसान जगह पर हमला किया गया था। मेरी मम्मी को सर में 22 टाके लगे हैं। तो उस टाइम मेरी मम्मी पूरी साड़ी उनकी खून में लथपथ थी और बिल्कुल 3 दिन तक कह रहे हैं कि इस्लाम धर्म अपनाएंगे। तो ये जो लोग हैं जो इच्छा मृत्यु की मांग भी कर रहे हैं, क्या समस्याएं हैं हम इनसे जानेंगे। तमाम तरीके से इनकी वीडियो जो है इस समय वायरल हो रही है और गाजीपुर में चर्चा का विषय बना हुआ है। एक बार परिचय बता दें अपना। सुमन राय। सुमन राय, क्या मैटर है, क्यों आप बार बार कह रहे हैं कि इच्छा मृत्यु हमें चाहिए और मुख्तार अंसारी को जिस तरीके से लोग माफिया कह रहे हैं, कुछ लोग मसीहा कह रहे हैं, तो आपके नज़र में क्या है? नहीं, हमारे नज़र में तो हमारा वो सहयोग किए थे। 2009 में हमको मारा गया था, मेरे पूरे परिवार को मारा गया था, मेरे पति को मारा गया था। तो उस समय एक गांव है महन, वहाँ पर मुख्तार अंसारी जी भेजे थे कुछ लोगों को। तो वो थाने से लेके हॉस्पिटल तक उन्होंने हमारा मदद किया था, हमारे परिवार को। तो इसलिए हम सहयोगी कहेंगे या मसीहा, जो भी आप उसको मान लीजिए, जैसे भी आप उसको अपने अर्थों शब्दों में जोड़ लीजिए। तो हमारे लिए तो वो सहयोगी थे, सहयोग किए थे उस समय। लेकिन उसके बाद हम लोग बहुत ऊपर भी गए, कई बार गुहार लगाए कि हमारे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है, हमारे साथ कोई है नहीं जो हमको सहयोग कर सके। तो कोई उस समय वो नहीं किया, लेकिन अब उन्होंने किया था। तो हम जो भी आप उनको मान लीजिए, जैसे भी उसको आप अच्छा, ये भी बार बार उसमें आ रहा है कि आप जो है इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं, क्या समस्या है उसको? क्यों मृत्यु की तो जब मांग किए हैं, जब हमको यहाँ पे आरटीओ साहब और डीएम साहब, एसपी साहब के यहाँ मैं जब भी गुहार लेके जाती हूँ तो वो हमको प्रताड़ित करते हैं, कहती हैं कि तुम एक ही मुद्दा बार बार लेके चली आती हो। हम कहते हैं हमारे पास जीविका उपार्जन का कोई और साधन है नहीं, और आप भ्रष्टाचार करने के लिए कह रहे हैं कि आप भ्रष्ट में सम्मिलित हो, आप भी वही करो जो हम चाहते हैं। मतलब उनका एक वो बना हुआ है, यहाँ पे सिस्टम बना हुआ है कि हम जिस सिस्टम से काम करवाएंगे उस सिस्टम से काम करोगी और पैसा दोगी तो आप चलोगी, नहीं तो नहीं चलोगे रोड पर। तो हमारे पति जो है किसी तरह से जीविका उपार्जन के लिए 2 गाड़ी चलवाते हैं। एक गाड़ी अपने चलाते हैं, 1-2 गाड़ी लिए हैं, इनके भांजे के नाम से है तो उसको चलवाते हैं। अब उसी को इन्होंने आरटीओ साहब ने लिया के 2-2 बार चालान कर दिया। एक गाड़ी को 2-2 बार चालान करना क्या, ये किस नियम कानून में है कि एक गाड़ी को सुबेरे चालान करती हैं 8:25 पर, फिर उसी गाड़ी को खानपुर में 12:25 पर, एक गाड़ी को 22,000 का चालान करती हैं, फिर उसी गाड़ी को 32,000 चालान मार देती हैं। फिर दूसरे दिन जाती हैं तो एक टेलर है मेरी लड़की के नाम से लिया गया, अभी ट्रांसफ़र नहीं हो पाया है, बाकी पैसा सब दिला गया था। उसको जाती हैं और अपने ही व्यापारी से मिलके माल लोड करवाती हैं, जो कि खाली गाड़ी थी वो भी। एक जो गाड़ी लिया के रखी है वो भी खाली गाड़ी, और जो 18 चक्का है वो भी खाली गाड़ी वही साइड में खड़ी थी। उसको अपने ड्राइवर दीपक पांडे से रैक पर करवा के, जहाँ माल लोड होता है वहाँ करवा के, और उसको माल लोड करवाती हैं। फिर उसको कांटे पर लेके आती हैं, जो कि वो कांटे से पहले उनको पता भी चल जाता है कि इनका कितना लोड है माल उस पर, ये भी उनको पता चल जाता है। उसके बाद अपने ड्राइवर से चलवाते हुए लेके आते हैं, महाराजगंज खड़ा कर देती हैं। जब हम लोग वीडियो बनाते हैं तो वो भी वीडियो बनाती हैं हमारी कि ये लोग गलत गाड़ी चलवाते हैं। मतलब आपका सीधा सीधा आरोप है कि आप आरटीओ पे आरोप लगा रही हैं कि जो है आपके साथ गलत हुआ है, मतलब 2-2 बार एक ही गाड़ी की चालान हुई है। आरोप नहीं लगा रहे हैं, ये तो कागज बोल रहा है, हम मुंह से नहीं बोल रहे हैं। कागज में ये है, उन्होंने कागज में खुद चालान मारा है, एक बार नहीं दो, फिर उसी कागज में ये कहती भी है कि ये गलत से चालान हो गया है, उस चालान को हम हटवा देंगे। अरे आप गलत करें तो आपको अधिकारी आपको बचाएं, हम कुछ गलत ना करें तो
तो हमको अधिकारी फंसाएं, ये किस कानून में लिखा है? हम तो इस सरकार में सुन रहे हैं इस कानून, मतलब कि ऐसे हो रहा है। पहले तो ऐसे नहीं, ये सब होता था कि एक ही आदमी को 2-2 बार मार दो, फिर एक उसको जिंदा करके फिर उसी का लाश ले जाके दूसरी बार जला दो, कह दो कि अरे वो तो जिंदा हो गया, एक वो तो गलती से जिंदा हो गया। ये तो जेल में भी गई? जी, जेल में गई हूँ। वही आरटीओ साहब के यहाँ जब मैं ये दरखास्त लेके गई थी एसपी साहब के यहाँ कि मेरी गाड़ी को उन्होंने 2-2 बार चालान कर दिया है, आप इनके ऊपर मुकदमा दर्ज करिए, तो एसपी साहब कहने लगे कि मैं जांच करवाता हूँ। ऐसे करते करते 3-4 दिन उन्होंने लगा दिया। फिर मैं उनसे बोली कि सर ये बताइए कि आप अधिकारी को ऐसे बचा रहे हैं, रोड पर चलना मुश्किल कर दी हैं, मेरे गाड़ी को ये ऐसे ऐसे चालान की हैं। तो उन्होंने कहा कि चालान कर दी हैं तो मैं उनसे वार्ता करूंगा। फिर 2 दिन का समय लिए, 4-5 दिन ऐसे बीत गया। तो मैं बोली कि आप नहीं मुकदमा दर्ज करेंगे तो मैं शांतिपूर्वक गुहार लगाऊंगी, गेट पर बैठूंगी मैं आपके। तो कहे कि ठीक है जाओ बैठ जाओ। उनके जानकारी में मैं बैठी थी और गेट के बगल में मैं बैठी थी कोने में, जो कि उसका वीडियो भी बना हुआ है, हमारे पास है उसका वीडियो। तो कोई मीडिया वाला वहाँ उस समय नहीं, मतलब हमारा कोई मीडिया वाला गाजीपुर में सहयोग भी नहीं किया। तो हम उसके लिए नाराज़ नहीं हो, क्योंकि भाई गाजीपुर है, यहाँ अधिकारी कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए हम उन पर भी नहीं कुछ कहने गए। उसके बाद ये जो है वहाँ से उठा के हमको एसडीएम साहब के यहाँ ले आए, 151 में चालान कर दिए। बहुत लंबी कहानी है। मेरे बच्चे गए वहाँ खड़े थे, फिर भी इन्होंने कितना दिन जेल में थी आप? उस समय तो 1 दिन थी। उसके बाद फिर जब वहाँ से हम लोग जेल में निकले तो पूरे परिवार राज्यपाल, माननीय राज्यपाल जी के यहाँ गए, ये सब पूरा प्रकरण लेके कि ऐसे ऐसे वहाँ हमारे साथ गाजीपुर में हो रहा है। तो उन्होंने एक लेटर बनाया और डीएम को और एसडीएम साहब को लाइन पर लिया और उनसे बात किया, जो कि डीएम साहब उस समय शायद लाइन पर नहीं थी, उनसे बात किए थे, लेकिन एसडीएम साहब ही फ़ोन उठाए थे। तो एसडीएम साहब से बात हुआ था, तो एसडीएम साहब से ये भी बात बोले कि इनके साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए, अगर गलत हो गया तो उसकी जिम्मेवारी आपकी है, और लिखित में भी उन्होंने दिया है उस चीज़ को। फिर उसी बीच में इन्होंने फोर्स लगा दिया 14 दिन हमारे घर के सामने, और फोर्स भारी भरकम आए दिन, मतलब रोज़ लगती थी, 10-5 ऐसे करके दरोगा कोतवाल हमारे घर में भी आते थे। हमसे कहते थे कि जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ मत कहीं ऊपर मत आवाज़ उठाओ, हम तुम्हारा प्रकरण हल करवा दे रहे हैं, एसपी साहब डीएम साहब हल कर रहे हैं, वो तुम्हारी गाड़ी छूट जाएगी, 1.5 लाख रुपया जमा कर देंगी वो, और तुम्हारी गाड़ी छूट जाएंगे। हम कहें कि सर आप जमा मत करवाइए पैसा, आप जिस सिस्टम से जो चलाते हैं उस सिस्टम में हम चलवा नहीं पाएंगे। आप नियम कानून से जो कागज़ से चलता है उस कागज़ से चलवाइए, हम गाड़ी चलवाएंगे। और हमारा गाड़ी आपने गलत बंद करवाया है, उस गाड़ी को या तो जैसे भी छोड़वाना है आप छोड़वाइए, आपसे यही रिक्वेस्ट है। ये अपने आए दिन ये लोग आते रहे, मेरे घर में भी बैठते थे कोतवाल साहब। उनका सीडीआर भी निकलवा लीजिए आप उस समय का, 7 से लेके 20 तक से उनका सीडीआर में आ जाएगा। इस्लाम धर्म वाली बात आ रही है कि आप जो है इस्लाम धर्म अपना रही हैं, आप हिंदू धर्म में हैं, तो इस्लाम धर्म क्यों अपनाना चाहती हैं आप? क्योंकि इस्लाम धर्म हम अपनाना नहीं चाहते हैं। हमसे योगी जी से हमसे अभी मिल नहीं पाए हैं, अगर उनसे मिलेंगे, और हमारी बातें उन तक पहुंच नहीं पाई है। कभी भी हम गए हैं तो हमको गेट से भगा दिया जाता है। ये यहाँ के अधिकारी जो है हमारे मोबाइल सर्विलांस पर लगाए हैं, और उनको पता चल जाता है कि हम गाजीपुर से आए हैं, तो इनका ही शिकायत लेके हम जा रहे हैं माननीय योगी जी के यहाँ। तो ये लोग मना कर देते हैं कि इनको अंदर न ले जाया जाए। तो वहाँ भी हमको ये आता है कि कहने लगते हैं कि आज नहीं है, दरबार में बैठे नहीं है, किसी दूसरे दिन आइएगा। मतलब हम लोग 10-15 बार गए हैं, जब से सरकार बना है एक बार भी मिलने दिए ना, गेट पर से हमको अंदर जाने नहीं दिया गया है। हमको आशा है कि उन तक आवाज़, योगी जी तक आवाज़ ये पहुँचेगी तो कुछ न कुछ समाधान निकालेंगे, और नहीं अगर समाधान निकालते हैं तो हम अपनी आवाज़, हमारा जो सुनेगा उसका तो उसके अपना करेंगे। हाँ, मतलब जो बात हो रही है इस्लाम धर्म अपनाने की, तो क्या आप अपना? हाँ, करेंगे।
अगर नहीं महामहिम जी हमारी बात को स्वीकार पीड़ा को नहीं सुनेंगे, अगर मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरे जीविका उपार्जन बंद कर दिया गया है, मेरा घर द्वार सब ले लिया गया है। मेरे पटीदार ने उस समय 2009 में मारा था, तब से हम लोग 15 साल हो गया गांव घर छोड़े हैं, तब से हमारा सहयोग नहीं किया। अगर वो हमारा सहयोग कर देते हैं, मेरे बच्चों को पढ़ाई लिखाई का कुछ साधन नहीं है, सब बंद कर दिया गया है। मेरे पति देख रहे हैं घर में पड़े हुए हैं, उनका सब मतलब ऐसा टार्चर किया गया है हम लोग को जेल में कि हम लोग बोलने लायक नहीं है। जो भी बोल रहे हैं हम अपने होश हवास से, मतलब ये नहीं हो पा रहा है हमसे कि हम क्या कहें, कैसे जिए, हमारे पास कुछ साधन नहीं है जी। मिला जो है कि तमाम तरीके से परेशान है। ये इनकी लड़की है और ये इनको भी जो है परेशान किया गया, और ये जो है यूपीएससी की तैयारी भी कर रही है। वो सब सारा कुछ छोड़ छाड़ के घर पे बैठी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रितिका राय है। तो आपके साथ क्या हुआ? आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है? आप भी जेल तक गई हैं? जी सर, अभी जनवरी 2024 में ही हम दिसंबर 2023 में गए थे राज्यपाल महोदय से मिलने, क्योंकि 1.5 साल से मेरी मम्मी भ्रष्टाचार के जो ये अवैध वसूली लेती हैं ARTO मैडम और यहाँ के अधिकारियों की संलिप्तता में, उसके खिलाफ मेरी मम्मी ने काफ़ी एप्लीकेशंस डाले और ऊपर भी इन्होंने एप्लीकेशंस डाले, बट उस पर कुछ हुआ नहीं। तो इसके लिए हम दिसंबर 2023 में मिलने गए थे। 28 दिसंबर को हमारी राज्यपाल महोदय के अपर प्रमुख सचिव जी से मुलाकात हुई थी। उन्होंने बहुत सारे ऑर्डर्स पास किए थे इन सारी चीज़ों के लिए, उसी को दबाने के लिए कि फिर से हम दोबारा उन सब चीज़ों को लेकर राज्यपाल जी के पास या मुख्यमंत्री महोदय जी के पास ना पहुँचें। उन्हीं सब चीज़ों को दबाने के लिए हमको 6 से लेकर 20 तक के बीच में घर में हाउस अरेस्ट करके रखा गया और बताया जाता था कि हम आपके प्रकरण को सॉल्व कर रहे हैं। फिर उसी बीच में हम जाने की भी कोशिश किए दोबारा लखनऊ, लेकिन इनके द्वारा वहाँ बनारस से हमको वहाँ के बनारस के जो थानाध्यक्ष हैं उनसे और काफ़ी भारी भरकम फोर्सेस भिजवाई गई वहाँ के स्टेशन पे। 11 बजे रात की घटना, हमारे CDR लोकेशन से ट्रेस करवा के, क्योंकि इसके बारे में किसी को पता नहीं था। उनको कैसे पता चल गया कि हम जा रहे हैं फिर से लखनऊ मिलने? घर पे बाहर फोर्स लगा के रखते थे। जब हम गाड़ी में बैठते थे तो पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग होती थी कि इस ट्रेन में, इस गाड़ी नंबर में, इस जगह बैठे हैं ये लोग। फिर वहाँ से ये लोग CDR लोकेशन से हमको स्टेशन से पकड़वा के और औड़िहार ले गए। औड़िहार में हमको कोतवाल को सुपुर्द कर दिया गया बनारस के पुलिस फोर्स के द्वारा, और वहाँ हमको कोतवाल सर के द्वारा हमको मरवाने की कोशिश की गई। बार बार हमको धमकी भी दी जाती थी जब हाउस अरेस्ट करके रखा हुआ था घर में, कि आप अपना भ्रष्टाचार के खिलाफ मत लड़ो वरना हम आपके ऊपर फर्जी मुकदमे कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इसी के लिए हम लखनऊ जा रहे थे बार बार, बट इन्होंने काफ़ी रोकने की कोशिश की। इन्होंने वहाँ हमको इनकाउंटर करने के बीच में उस टाइम 18 की घटना में रात में कोशिश की थी कोतवाल के द्वारा, बट हम काफ़ी गिराए उनसे। उन्होंने मेरे और मेरे मम्मी के चेस्ट पे बंदूक रखा, मेरे पापा के कनपट्टी पे बंदूक रखा सुनसान जगह पे ले जाके, और इसके लिए हम बहुत गिराए कि हम नहीं जाएंगे ऊपर, हम कुछ नहीं करेंगे, हमको अब कुछ नहीं करना है, हम आपके खिलाफ कहीं ऊपर नहीं जाएंगे। तो इन्होंने हमको घर पे लाके फिर रख दिया, वो भी भारी भरकम पुलिस फोर्स की कस्टडी में रात भर रखा उस दिन भी, और सुबह हमको फिर इन्होंने फर्जी मुकदमे में फंसा के गिरफ्तार कर लिया। मुख्तार अंसारी से क्या जुड़ा है? आप बता रहे हैं कि उन्होंने आपकी मदद की, कैसे क्या हुआ था? सर, मेरे पापा बताते हैं कि जब मेरी मम्मी और पापा और हमारे पूरे परिवार पे पटीदारों के द्वारा हमला किया गया था, मेरी मम्मी को सर में 22 टाँके लगे हैं। तो उस टाइम मेरी मम्मी पूरी साड़ी उनकी खून में लथपथ थी और बिल्कुल 3 दिन तक ये बेहोश थी। तो उस टाइम मेरे गांव के लोगों ने और हमारे समाज के लोगों ने किसी ने मदद नहीं की थी। हमारे गांव के पीछे एक महेंद्र गांव पड़ता है, वो पूरे मुसलमान लोग ही वहाँ रहते हैं, पूरे मुसलमानों का गांव है वो। वहाँ अफजाल अंसारी जी जो थे, उनके कुछ लोग थे, उन्होंने मेरे पेरेंट्स की और हमारे पूरे परिवार की हमारे केस को दर्ज करवाने में और हमारी मम्मी को हॉस्पिटल तक की चीज़ों में उन्होंने बहुत हेल्प की थी, जिसकी वजह से आज हम लोग जिंदा हैं। उनका इस बात का मैं बहुत आभारी हूँ सर कि उन्होंने हमारी जान बचाई थी। जिस तरीके से लोग कहते हैं कि कह रहे हैं अभी कि मुख्तार अंसारी जो है, कुछ लोग कह रहे हैं कि गुंडा है, माफिया हैं, कुछ लोग मसीहा कह रहे हैं, आपकी नज़र में क्या है? सर, उन्होंने हमारी उस टाइम हेल्प की थी, तो मैं उनको गुंडा माफिया मैं अपनी तरफ से तो नहीं बोल सकती। अब जो बोल रहा है उसकी बात अलग होगी, बट हमारे लिए तो उन्होंने अच्छा किया है तो मैं उनको अच्छा मानूंगी जी। बहुत अच्छे इंसान है मेरे लिए। अगर हमारी किसी गरीब परिवार की उन्होंने हेल्प की है तो उसको इंसान क्या कहेगा? उनको तो भगवान ही कहेगा ना, हमारे लिए तो वो भगवान ही थे।
तो आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि हम लोग इस्लाम धर्म कबूल कर लेंगे, इस तरीके से बातें हो रही हैं, जबकि सरकार जो है योगी आदित्यनाथ जी की ये कह रहे हैं कि पूरे जो है उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था इतना मतलब अच्छी चल रही है, फिर आप लोग कानून व्यवस्था से प्रताड़ित होकर इस्लाम धर्म अपनाने की बात कर रहे हैं। सर कानून व्यवस्था अच्छी अगर चलती तो हमारे साथ गाजीपुर में इतना सब कुछ हो गया। हम लोग अभी किस स्थिति में गुजर रहे हैं ये कौन देखने आया है सर? हमको तो पुलिस प्रशासन के द्वारा ही प्रताड़ित किया गया। आज हमको हम मर भी गए होते, हमको एनकाउंटर में मार भी दिया गया होता, तो कुछ इन्होंने फर्जी लगा दिया होता कि इन्होंने किसी को इनके घर में कट्टा पाया गया, इनके घर में बंदूक पाया गया, हम पकड़ने गए तो ये भाग रहे थे, ये सब चीज़ें लगा देते। जब हमारे ऊपर फर्जी मुकदमे इन्होंने लगा दिए 386 के। मैं ARTO मैडम, मैं आज तक ARTO ऑफिस नहीं गई हूँ। अगर ARTO मैम बोलती हैं कि मैं उनको हमारे परिवार से धमकी मिल रही है, राय कास्ट के लोगों से धमकी बार बार मिल रही है, तो वो नाम क्यों नहीं दे रही हैं उन राय कास्ट के लोगों का कि उनके द्वारा धमकी दी जा रही है, कौन पर्सन है, किस टाइम किस दिन धमकी दिया गया। उनके ऑफिस में कैमरे लगे हुए हैं इस चीज़ के लिए, 5 लेयर्स में वहाँ पे CCTV फुटेज लगी हैं। जब आए दिन उनको धमकियाँ मिल रही थी तो उसकी उनको फुटेज रखनी चाहिए थी ना सर। वो ऐसे कैसे कह सकती हैं कि उसकी फुटेज नहीं है? अच्छा, आप तैयारी कर रही थी वहाँ पे जो है प्रयागराज में, तो आप फिर इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व कैसे हो? यही तो बात है सर कि मैं इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व कैसे हुई, क्योंकि मेरे पेरेंट्स भ्रष्टाचार के खिलाफ, पुलिस प्रशासन के खिलाफ और ARTO मैम के खिलाफ बार बार जाते थे, उनके खिलाफ एप्लीकेशन डालते थे। तो उन्होंने सोचा कि पेरेंट्स के साथ साथ बच्चों को भी फंसा दिया जाए, उनका भी करियर। क्या करती थी वहाँ पे, किस तरीके की तैयारी? मैं UPSC की तैयारी करती हूँ सर। अच्छा जी, अभी इस टाइम काफ़ी टाइम से 5-6 महीने से छूटा हुआ है, क्योंकि पुलिस प्रशासन ने मुझे भी जेल भेज दिया। 15 दिन हम लोग जेल में रहे सर। यहाँ से 15 दिन जेल में? जी, मैं 15 दिन जेल में, मेरे पेरेंट्स 2 महीने लगभग रहे हैं। और इसी घर में से हम लोगों को अधरंग कपड़ों में पुलिस, महिला नहीं जेंट्स के द्वारा, जेंट्स पुलिस के द्वारा हम लोगों को मार पीट के घसीट के ले जाया गया। हमारी फर्जी मेडिकल्स मारे पीटे गया। और जब हम लोग मेडिकल करवाने गए तो हमने कहा कि हमको यहाँ चोटें लगी हैं, तो उसके हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से इन लोगों ने फर्जी मेडिकल, ज़बरदस्ती अंगूठे लगवाए, हाथ, किसी ने सर पकड़ा, किसी ने हाथ नोचा, किसी ने पैर, किसी ने बाल खींचा, किसी ने चुकुटी काटी, पूरा हाथों में फ्रैक्चर्स हो गए थे। हम लोग अंगूठे नहीं लगा रहे थे, 20-20, 25-25 लोग पकड़ के लगवा रहे थे। उस टाइम डॉक्टर ने भी विरोध किया कि मत करवाइए, ये सब गलत है। लेकिन वहाँ कोतवाल और भी जो इनके छोटे पुलिसकर्मी थे, सब ने हमारे साथ ऐसी चीज़ें की। तो सर हम चाहते हैं कि वहाँ की भी फुटेज निकले, क्योंकि अगर हम गलत हैं तो हम ये चीज़ें नहीं मांगेंगे कि हर जगह की कैमरे की फुटेज निकले, CDRs इन लोगों के निकले। हम चाहते हैं कि इसकी एक न्यायिक जाँच हो। सर हम 15 दिन 20 दिन जेल में अनशन किए हैं। खाना पानी हम लोगों ने एक बूंद भी नहीं खाया पिया है। अच्छा, जेल में ही अनशन कर? यस सर, जिस दिन हमको यहाँ से 8 बजे सुबह ले जाया गया था और शाम को 5 बजे जिला मजिस्ट्रेट CGM के यहाँ पेश किया गया था। CGM सब एक बार बोलते भी हैं कि इस परिवार को क्यों लाए हो, एक परिवार की इस लड़की तक को क्यों ला दिए हो आप, सबको किए बस इस बच्ची को क्यों इन्वॉल्व कर दिए। फिर हमको हटा के फिर दोबारा उन लोगों की उसी टाइम मीटिंग होती है, 1.5 घंटे लगभग मीटिंग होती है। और उस मीटिंग में फिर यही निर्णय लिया जाता है कि इनको जेल भेज दिया जाए। हम वहाँ भी बोलते हैं, गिड़गिड़ाते हैं CGM सर के सामने कि सर हमारे साथ गलत हुआ, हम खाना पीना नहीं खाएंगे। हमने राज्यपाल महोदय के यहाँ इच्छा मृत्यु की मांग की थी, उसी के वजह से ये सब हुआ है। हम फिर से खाना पीना नहीं, हम मरना चाहते हैं सर, क्योंकि हमारे पास जीने के लिए कोई रास्ता नहीं है। मेरे पेरेंट्स का काम बंद कर दिया गया, जिसके थ्रू हम पढ़ाई लिखाई करते थे। SDM सर के पास हमारे 52 बीघा खेत है, सारे अधीन पड़े हैं। सर इन फर्जी मुकदमों को लादने से अच्छा होता कि हमारे जो प्रकरण चल रहे थे पुराने, उसको सीरियसली लेके अधिकारियों के द्वारा सॉल्व कर दिया गया होता। फर्जी मुकदमे लादने की क्या ज़रूरत थी? क्योंकि हम इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ बार बार जाते हैं, इस वजह से हुआ ये सब। 15 दिन हम लोगों ने खाना पानी नहीं खाया, उसकी रिपोर्ट तो कहीं गई नहीं सर। हमारी पूरे नसें सूख गई थी। इन लोगों ने 10 दिन के बाद 3 लोगों को 3 जगह ट्रांसफ़र कर दिया। क्यों सर? हमको जेल में धमकाया, डरवाया जाता था, मरवाया पिटवाया जाता था कि हम कहीं बाहर निकलें तो फिर कुछ बोल ना पाए, उसी में सुसाइड कर लें सर हम, और बता देंगे कि इन्होंने सुसाइड कर लिया, जेल से भागने की कोशिश कर रहे थे अंदर से, यही सब बता देंगे। फर्जी मुकदमे सर, GD तो पुलिस प्रशासन के हाथ में है। गाजीपुर में इस टाइम GM और SP एसवीर सिंह जी हैं, आरेका खौरी GDM है, ARTO मैडम सौम्या पांडे जी हैं। इन लोगों ने तो पूरी इन्होंने अपनी ताकत लगाई है सर। हमारे किस बेसिस पे इन्होंने फ़ोन सर्विलांस पे लगाए सर? हम जहाँ बैठे हैं बनारस में जाके स्टेशन पे, कैसे इनको पता चला एग्जैक्ट लोकेशन पे आके? इन्होंने लगभग 100, 150, 200 लोगों की भीड़ थी, उस भीड़ में इन्होंने जाके हमको एग्जैक्ट कैसे पहचान लिया?
लोग लगातार जो है प्रशासन के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है, लेकिन जो है जांच अभी तक कोई हुई नहीं है, कोई निष्कर्ष अभी तक निकला नहीं, उचित कार्रवाई हो और ताकि इन लोगों को न्याय मिल सके। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।